Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वही प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। उससे पहले ही आप ये काम कर दो कि भाई शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स को कि मैम पार्ट 2 करा रही है, सेशन आ रहा है, आ गया है, मतलब चल रहा है, तो आप क्या करें, देख ली। पता चले पार्ट फर्स्ट देखा, पार्ट 2 नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए या डायरेक्टली जो पार्ट 2 देखने आए हैं वो एक बार पार्ट फर्स्ट देख कर आए तो चीज़ें समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज है ना कि भाई ये ब्रिटिशर्स कैसे आए, क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई, ट्रेड से टेरिटरी कैसे बनी, रिकॉल हम करेंगे अच्छे से पार्ट फर्स्ट को। उससे पहले आप, मैंने बोला ना, आप शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को ताकि वो भी आके सेशन को ज्वाइन करें। कमेंट कर दीजिए कि मैम हम रेडी हैं, और क्या करना है मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे जो है पढ़ाने में पेट्रोल डालने के लिए, मेरी पढ़ाई वाली गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए आपको क्या करना है, वो पेट्रोल लाइक के फॉर्म में मुझे देना है। स्टार्ट करते हैं। ओके, ये तो ठीक है। हम ये जो फेमस बैटल है, बड़ी ही फेमस बैटल है, बहुत ही फेमस बैटल है ये, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत फेमस बैटल है। क्यों होने वाली है ये बैटल, क्यों पढ़ने वाले हैं हम ये बैटल? देखो, हमने ये देखा था कि भाई धीरे धीरे अपना एरिया जमा रहे थे, ठीक है, कैसे अपना कंपटीशन खत्म करा, ठीक है, बट अदर कंट्रीज भी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी कंपटीशन में थी, ठीक है, वो भी सब हमने देखा। बट हम बात करें इंग्लिश जो कंपनीज हैं उनकी बात करें तो कैसे उनकी पावर बंगाल में वो सेटअप कर रहे थे, हमने वो डिस्कस किया था। हमने क्या देखा था कि भाई आप हैं, उन्होंने औरंगजेब से क्या बोला सबसे पहले तो कि आप हमें क्या करिए, 3 विलेजेस का वो दे दीजिए, जमींदारी दे दीजिए और नजराना हमारी तरफ से ले लीजिए। और उन्होंने क्या परमिशन ग्रांट करवाई थी औरंगजेब से कि भाई हम ड्यूटी फ्री अपना काम करें, जो हमें है, हम आपको ड्यूटी पे कर रहे हैं ना, तो हमारी कंपनी आपको ड्यूटी ना पे करे, ऐसा आप करिए। तो भाई उन्होंने परमिशन, औरंगजेब ने परमिशन ग्रांट कर दी थी। बट उन्होंने कहा था कि जो कंपनी के ऑफिशियल हैं, जो कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उनका प्राइवेट, अगर वो ट्रेड कर रहे हैं प्राइवेट तौर पे कंपनी से हटके, तो उन्हें तो भाई टैक्स पे करना पड़ेगा, उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट वो अपना टैक्स पे नहीं कर रहे थे, मना करते थे, नाटक करते थे, जिद पना दिखाते थे, मैंने बोला ढीठ पना दिखाते थे। अब इसके कारण जो बंगाल का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। जो बंगाल के नवाब थे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इंटिमेट भी करते थे, वो क्या करते थे भाई, उनको कहते भी थे कि आपको एक तरीके से हम वार्निंग भी दे रहे हैं, बट आप समझ नहीं रहे। तो चीज़ें क्या हो रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे वो किला बंदी कर रहे थे, अपना एरिया बढ़ा रहे थे, ठीक है, एरिया बढ़ा रहे थे। एरिया बढ़ाने के साथ साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी, एक प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि आप रेवेन्यू भी नहीं पे कर रहे हो, टैक्स भी पे नहीं कर रहे हो, ऊपर से डिसरेस्पेक्टफुल आप मैसेजेस, या मैसेजेस तो नहीं बोलेंगे, मतलब लेटर के फॉर्म में आप अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे हो। उल्टा ये कह रहे हो कि देखो हमारे जो है टैक्स हमें लगाया जा रहा है, तो हम अपना ट्रेड कैसे खुल के करेंगे, हमारा ट्रेड फ्लोरिश कैसे होगा, हम भाई कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे, तो भाई ड्यूटी फ्री हमें तो भाई चाहिए, हमें आज़ादी दो, मतलब ड्यूटी फ्री से, मतलब ड्यूटी ना पे करनी पड़े, इससे आज़ादी दो। बट जो नवाब्स कह रहे थे कि आप जिस तरीके से हमसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, हमारी बात नहीं समझ रहे हो, तो हम ना आपको कॉइन्स मिंट करने देंगे, ना हम आपको ऐसे ट्रेड करने देंगे अपनी मर्जी से जब तक आप पे नहीं करोगे, है ना। साथ में क्या करेंगे, हम आपको, आप ही जो बढ़ा रहे हैं अपना एरिया, ये भी रोके। तो इस तरीके से भाई जो नवाब्स थे, क्यों, क्योंकि वो बड़े ही पावरफुल नवाब्स थे, है ना, हमने देखा था ना, स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी ज़्यादा विल पावर वाले, मतलब डरने वाले नहीं थे। तो वो अपनी दमखम दिखा के बोल रहे थे कि नहीं हम आपसे डरेंगे नहीं, सीधे सीधे साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं अब आप नहीं कर पाएंगे सब, आप ट्रेड जब तक रेवेन्यू पे नहीं करेंगे तो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, भाई रेवेन्यू तो आपको पे करना ही पड़ेगा। बट वो लोग नहीं मान रहे थे, ये सब हमने देखा। और ऐसा होते होते हमने देखा कि काफ़ी नवाब्स इस चीज़ से परेशान हुए, बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में, कंपनी और नवाब्स के बीच में बात बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते भाई बैटल ऑफ प्लासी की बात आ गई। अब हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम देखेंगे भाई द बैटल ऑफ प्लासी क्या है, क्या चीज़ रहेगी, इसको हम समझेंगे, जो कि एक फेमस निर्णायक बैटल थी कह सकते हैं, जिसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश शासन जो बढ़ा आगे, उससे रिलेटेड बात हम समझेंगे, कैसे क्या हुआ, क्या इस बैटल ने चेंज करी चीज़ें, ठीक है। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मेन पर्पस अभी भी ट्रेड का है, याद रखना, उनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ट्रेड का है। अभी कोई रूल एस्टेब्लिश नहीं करना, टेरिटरी हासिल नहीं करनी, कुछ भी नहीं। अभी यहाँ जो उनका चल रहा है बस एस्टेब्लिश करना है उनको रूल।
When Alwardi Khan died in 1756, Siraj-ud-Dौला became the Nawab of Bengal. जब अलवर्दी खान की डेथ हुई, किसकी डेथ हुई? ये भी नवाब थे बंगाल के, तो कौन बने नवाब? सिराजुद्दौला भाई नवाब बने, किसके? बंगाल के। ये जो इमेज है ये सिराजुद्दौला की हमें इमेज दी गई है, देखिए इस टाइप से। क्या बोल रहे हैं कि when अलवर्दी खान डाइड, जब अलवर्दी खान की डेथ हुई, सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल की। चलिए अच्छी बात है। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड किन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेज। अब वो ये चाह रहे थे, वो क्या थे कि भाई जो सिराजुद्दौला है बड़े ही स्ट्रिक्ट नवाब थे, बातों में आने वाले नहीं थे। ये चाह रहे थे कि भाई इतनी आसानी से तो हम आपको फ्री में बिल्कुल अपनी मनमर्जी का ट्रेड तो हम नहीं करने देंगे, बात ही नहीं मान रहे थे। ये भी अपनी जगह अड़े हुए थे और ब्रिटिशर्स भी अपनी जगह अड़े हुए थे। बट ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे? जो ब्रिटिशर्स की इच्छा थी वो चाह रहे थे कि ऐसा एक नवाब आए जो हमारा पपेट रहे। पपेट मतलब जो हम कहें हमारे इशारों पे उठे बैठे नाचे, हमारे इशारों पे काम करे। तो वो जस्ट पपेट का फॉर्म ही देखते हैं क्या है, लिटरली इसका मीनिंग देखते हैं कि पपेट लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव with strings. The term is used disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else. हम देखते हैं ना पपेट ऐसा शो होता है, ऐसे ऐसे टिक 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 हम दौड़वाते हैं, ऐसे कठपुतली जैसे ऐसे जाती है स्ट्रिंग धागों के थ्रू, तो ऐसा पपेट का लिटरली मीनिंग होता है। बट इसमें जो टर्म पपेट यूज हुआ है मतलब वो ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा कोई राजा नवाब आए बेसिकली जो इनके अकॉर्डिंग काम करे, ना इन्हें टैक्स देना पड़े, ना इन्हें कंसेशन देना पड़े और इनको सारी टाइप की आज़ादी रहे कि इनको ब्रिटिशर्स को। बट ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि बड़े ही स्ट्रिक्ट पावरफुल राजा मतलब नवाब थे, कौन? सिराज-उद-दौला गद्दी पे बैठे हुए थे। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, कंपनी उसकी पावर से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, उनको पता था बहुत पावरफुल नवाब है। वो चाह रहे थे कि कोई हमारा पपेट रूलर आए जो क्या करे भाई, ट्रेड कंसेशंस दे, हमें छूट दे दे ट्रेड से रिलेटेड अपनी इच्छा से, और हमें कुछ आज़ादी भी मिले। So it tried, though without success, to help one of Siraj-ud-Daula's rivals become Nawab. वो क्या चाह रहे थे कि भाई कैसे हो सकता है कि दो विदाउट सक्सेस, भाई सक्सेस के बिना ही अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ सिराज-उद-दौला का जो दुश्मन है उसी को कुछ नवाब बना जाए, मतलब जो सिराज-उद-दौला का दुश्मन है जो उससे चिढ़ता है तो उसी को नवाब बना दिया जाए तो बेटर है। ऐसे होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, ये डायलॉग आपने मूवी और सीरियल में सुना है। मतलब जो आपका दुश्मन है अगर उसका कोई दुश्मन है तो यानी वो दुश्मन और आप दोस्त हो गए। अब सिराज-उद-दौला के दुश्मन ब्रिटिशर्स भी हैं और सिराज-उद-दौला का दुश्मन अगर कोई दूसरा नवाब है तो वो नवाब और ब्रिटिशर एक साथ हो जाएंगे ना कि हमारे तो दुश्मन एक ही है, सिराज-उद-दौला। तो बस ये चाह रहे थे कि हमारा मनमर्जी का कोई भाई नवाब आए और हमारी मनमर्जी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चले, हमें छूट मिले, आज़ादी मिले ट्रेड करने की, और कुछ ज़्यादा और चीज़ों को लेकर भी हमें खुली छूट मिले, फ्रीडम मिलता रहे। ऐसा भाई इनकी इच्छा थी। देखते हैं। And infuriated, Siraj-ud-Daula asked the company to stop meddling in the political affairs of this dominion, stop fortification and pay the revenue. सीधे सीधे भाई सिराज-उद-दौला बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट में गुस्से में उन्होंने सीरियस एक बात मतलब स्ट्रिक्टली ये कह दिया कि आप हमारे पॉलिटिकल मैटर में बीच में पढ़ना बंद करिए, स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। मतलब अगर मेरा राजपाट चल रहा है, ये मेरा राज्य है, मेरा एरिया है, तो मेरे एरिया में आप अपनी पॉलिटिकल खेल मत खेलिए, ठीक है? ऐसा सिराज-उद-दौला ने उन्हें वार्न करा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे कि एक तो आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ऊपर से आप हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये मत करिए आप। तो उन्होंने क्लियरली बोला कंपनी से कि हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में आप बीच में मत पड़िए, और अपना ये जो किला बंदी है, जो आप अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, जो किला बना रहे हैं, ये सीधे सीधे बंद करिए, और जो है रेवेन्यू चुपचाप से हमारा पे करिए। स्ट्रिक्टली उन्होंने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल दी। After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. अब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हो रही थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ओवर हो रही थी, और भाई नवाब जो थे पावरफुल थे, उनमें खुद पे भरोसा था, वो डरते नहीं थे कि भाई नहीं नहीं इंग्लिशमैन इन लोगों से मैं डरूँ, नहीं। उन्होंने स्ट्रिक्ट बोला था कि आप रेवेन्यू पे कीजिए और हमारे मामलों में मत पड़िए। अब बट ज़्यादा ही परेशानी हो गई तो उन्होंने सीधे सीधे क्या करा, जब वो नहीं माने, जब ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे, इज्जत से आप वार्न कर रहे हो, पहले तो आपने अच्छे से समझाया, फिर आप वार्न कर रहे हो, आप नहीं मान रहे, तो उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे क्या करा, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर। जो नवाब है वो भाई इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थी, जो इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार में थी, सीधे सीधे अपने 30,000 भाई सेना लोगों के साथ मार्च करते हुए मतलब वहां पे गए, वहां पे पहुंचे, और क्या करा, कंपनी को के ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया। जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनको भाई बंदी बना लिए, कैप्चर कर लिए कि अब बहुत हो गया, मैं अच्छे से आपको वार्न कर रहा हूँ, अच्छे से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा आप भाई अपने ढीठ पना जिद पना दिखा रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में आप
जो है दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो बस बहुत हुआ। वो गए सोल्जर्स के साथ, है ना, क्या करा उन्होंने, ऑफिशियल्स को कैप्चर करा। ओके, देन वेयर हाउस, जो भाई गोदाम है, उसको लॉक करा, जहाँ पे इनका सामान रखा होगा, जो भी चीज़ें होंगी, गुड्स वगैरह, चुपचाप से लॉक कर, अपना ताला लगाया, जो भी वो उस टाइम पे जैसा भी लॉक करते होंगे। और जो इंग्लिशमैन है उनका जो उनके जो वेपन से आर्म्स वगैरह ले लिए, और जो इंग्लिश की शिप्स है, जो उनकी भाई नाव वगैरह आ रही होगी जिसमें सामान होगा, वो ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। तो बेसिकली इन्होंने हर तरफ से इनको क्या करा, इनको रोक लगा दी कि बहुत हो गया, मैं आपको अच्छे से बोल रहा हूँ, अब नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आया हूँ मैं, अब आपके जो ऑफिशियल है उनको गिरफ्तार करा, भाई आपका जो वेयर हाउस है उसको सील करा, बंद करा, साथ में क्या करा, आपको जो निहत्ता कर दिया, आपके जो भी आर्म्स एमिनिशन है वो मैंने ले लिए हैं, और आपकी जो इंग्लिश शिप्स है उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. तब वो फिर जब इनको रोका, उसके बाद पहुंचे कैलकाटा में पहुंचे, जो कंपनी अपना क्या कर रही थी, अपना रोल, अपना फोर्ट, अपना किला बढ़ाती जा रही थी, अपना एरिया बढ़ाती जा रही थी, उसको स्टॉप करा। मतलब कितना बड़ा काम करा, ब्रेव वाला कह लीजिए, वरना तो लोग डरने लग जाते थे, ब्रिटिशर्स खरीद लेते थे, जो भी है। ये नहीं माने, इनने अपनी बात वो रखी, सिराजुद्दौला ने चुपचाप से भाई अरेस्ट वरेस्ट किया कि बहुत हो गया, इज्जत से बोल रहा हूँ, आप नहीं मान रहे। अरेस्ट वगैरह करने के बाद वो कैलकाटा पहुंचे, वहां पे जो भाई किलाबंदी, वो जो अपना एरिया क्या कर रहे थे भाई, जो स्टैब्लिश कर लिया उनके कंपनी के फोर्ट में। मतलब जो कंपनी क्या कर रही थी भाई, कैलकाटा में अपना नहीं एरिया पूरा जमा रही थी, पूरा अपना किला बना रही थी, नहीं, पूरा कंट्रोल खुद ले लिया, सब कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। आया समझ में? मजा आया ना सुन के? बहुत रिलीफ, अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा था कि वाह, बहुत इतरा रहे थे, बहुत आप हवा में उड़ रहे थे, आपको अच्छे से बोला, समझ में नहीं आया ना, अब झेलो ऐसा। बट नहीं, चीज़ें यहाँ एंड नहीं होती है, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे। इतना आया समझ में कि नहीं आया? हम क्या पढ़ेंगे? हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे। तो चीज़ें कैसे क्या शुरू हुई वो हमने देखा। हमने क्या देखा? इतनी ज़्यादा वार्निंग के बाद, इतना समझाने के बाद भी नहीं माने, तो भाई जो नवाब हैं सिराजुद्दौला, जो पावरफुल हैं और ब्रेव हैं, उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे गिरफ्तार करा, वेयर हाउस लॉक करा, शिप को, वो एरिया वो ब्लॉक करा वहाँ पे, और कंट्रोल ले लिया इनके फोर्ट का। आया समझ में? आगे बढ़ जाए। आगे तो हम बढ़ जाएंगे, इससे पहले ये बताओ आपने लाइक किया कि नहीं किया? आगे तो हम बढ़ ही जाएंगे। आपने लाइक करा, ये जो बटन है जिसका नाम ऐसा है, जिसको ये बोलते हैं, ये किया कि नहीं किया? ये बताइए। कर दिया? आगे बढ़ जाए। चलो अच्छा, अब कर दिया है तो आगे बढ़ ही जाते हैं। On hearing the news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. Reinforced by naval fleets, prolonged negotiations with Nawab followed. अब क्या हुआ कि जब लगा कि भाई हमें क्या करा, हमारा कैलकाटा का जो भाई एरिया, जो हमारा फोर्ट है, वो हथिया लिया है, ये सब दिक्कत आ गई भाई, नवाब ने तो अपना रूप दिखा दिया, अपना गुस्सा दिखा दिया, इनको भी गुस्सा आ गई। कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या हुआ, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे मद्रास में, उन्होंने क्या करा, फोर्स को भाई कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के साथ भाई भेजा। रीइंफोर्स बाय नेवल फ्लीट्स। अब क्या था, नौसेना, जो नेवल हम बोलते हैं नेवी वगैरह वाले, जो नौसेना थे वो भी इनके साथ थे। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड। अब क्या हुआ भाई, इतना लंबा जो नेगोशिएशन चल रहा था, जो बात हो रही थी कि भाई समझेंगे, बातचीत चल रही थी, अब बस बात खत्म, अब कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने तो अपना तरफ से भाई बोल दिया नवाब ने, अब कुछ तुम नहीं कर रहे तो मैंने ये करा। अब यहाँ से इन्हें भी गुस्सा आ गया, तो इन्होंने भी यहाँ से भाई वो भी आगे बढ़ गए। ठीक है, इतनी ज़्यादा सबसे लंबे समय से इनके बीच में प्रोलॉन्ग, मतलब इतनी लंबी बातें चल रही थी, ये सब नहीं हो पाई, तो नवाब ने अपना रूल फॉलो करा। उन्होंने बोला कि अब मैं ऐसा करूँगा, तो यहाँ से ये लोग भी आ गए। Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Siraj-ud-Dawla at Plassey. अब क्या हुआ, अब जब दोनों ही नहीं मान रहे थे, दोनों ही पीछे नहीं हट रहे थे भाई, क्यों, वो तो क्यों ही हटेंगे, वो तो भाई सही बोल रहे हैं ना, जो सिराज-उद-दौला है, जो नवाब थे, वो तो सही बोल रहे हैं। बट ये इनके हिसाब से ये भी सही है ना, इनके हिसाब से भाई सूरज रात को निकलता है तो रात को ही निकलता है, मानने को तैयार नहीं है। अब मानने को तैयार नहीं तो लड़ाई बैटल तो बनती है। तो अब क्या हुआ, 1757 में फाइनली रॉबर्ट क्लाइव ने भाई कंपनी की आर्मी को लेकर गए, किसके, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, मतलब लड़ने के लिए। अब लीडर खुद रहे रॉबर्ट क्लाइव, और भाई बैटल ऑफ जो प्लासी हो रही थी, मतलब प्लासी में वहां पे गए सिराजुद्दौला के सामने अपनी वॉर के लिए। One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that forces led by Mir Zafar, one of Siraj-ud-Daula's commanders, never fought the battle. अब क्या था, ये दिक्कत हुई कि हम ये पढ़ लिया ना, हमने क्या पढ़ा, डिफीट ऑफ द नवाब, हमने वर्ड पढ़ लिया कि भाई नवाब की हार का एक बड़ा रीज़न क्या था
यानी नवाब हार गए। जो बैटल हुई प्लासी की उसमें नवाब हार गए। रीज़न क्या? रीज़न ये कि भाई जो फोर्सेस थी किसकी, मीर जफ़र जो थे उनकी अच्छी खासी फोर्स होगी, उन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला के कमांडर में जो थे मीर जफ़र, उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, वो आए नहीं, एक तरीके से गद्दारी कर दी ना, वो लड़ने के लिए आए ही नहीं, उन्होंने एक तरीके से अपना रंग दिखा दिया, लड़ने के लिए नहीं आए। अब जब होता है ना कि आर्मी में कोई स्पेशल पर्सन होता है जो दमदार होता है, जिसकी आर्मी मतलब जिसके भरोसे पे अपन रहते हैं कि हाँ, उसने एक दगाबाजी कर दी, उसने क्या करा, वो आया ही नहीं लड़ने के लिए। आया समझ में? ये क्या है ये देखते हैं। ये जनरल कोर्ट रूम है ईस्ट इंडिया हाउसेस, Leadenhall Street. The Court of Proprietors of the East India Company had their meetings in the East India House on Leadenhall Street in London. This is a picture of one of their meetings in progress. मतलब ये मीटिंग चल रही है बेसिकली। जो किसकी मीटिंग है? ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोप्राइटर, जो मालिक हैं, जो ओनर है, उनकी यहाँ बेसिकली यहाँ पे मीटिंग चल रही है। तो ये लंदन की पिक्चर है, देख लीजिए कैसे मीटिंग काम करी, लोग बातें कर रहे हैं, ये सारा मीटिंग का एक इमेज है, पेंटिंग है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। उन्होंने क्या करा, मीर जफर के कान भर रखे थे, उनको ये भरोसा दिला दिया था बेसिकली, तुम बस उससे धोखा कर दो, तुम क्या करो भाई, धोखे से जीते। बेसिकली ये समझ जाओ कि धोखे से बैटल ऑफ प्लासी जीते हैं। कौन? ये जो ब्रिटिशर्स से धोखे से जीते। तो इन्होंने धोखे में किसको अपने साथ मिलाया? इन्होंने मिलाया भाई जो उनके खास, जो उनके अपने थे सिराजुद्दौला के टीम के, बेसिकली कह लीजिए उनके आर्म फोर्स के, मीर जफर को अपने साथ मिला लिया। और क्या प्रॉमिस करा? प्रॉमिस ये करा कि भाई जैसे ही वो अब ऑब्वियसली भाई बैटल हार जाएंगे, मीर जफर साथ नहीं दे रहा जो इतना पावरफुल है, तो बैटल हार जाएंगे। तो भाई जब बैटल हार जाएंगे, सिराजुद्दौला नवाब नहीं से हट जाएगा, तो तुम्हें नवाब बना देंगे हम। उसे भी लालच होगा ना कि भाई मैं इतना पावरफुल हूँ, नवाब नहीं हूँ, तो बस उन्हें लालच दे दिया कि भाई तुम्हें नवाब बनना है, तो एक शॉर्टकट रास्ता है कि तुम इसका साथ मत दो, धोखा दे दो इसको। तो जब ये हार जाएगा सिराजुद्दौला, जो हार ही जाएगा, हमें ऐसा लगता है क्योंकि तुम इसका साथ नहीं दे रहे, तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। बस अब हो ही जाता है, लालच आ ही जाता है। नवाब जैसे इतनी हाई पोस्ट कह लीजिए, बेसिकली इतनी रिस्पेक्टेड, जो कौन नहीं चाहता नवाब बनना, तो भाई इसलिए धोखा दे दिया। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. ये इसीलिए इतना ज़्यादा फेमस था कि जो मैं बोल रही हूँ ना, इम्पॉर्टेंट और फेमस, ये बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इतना ज़्यादा फेमस था क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और पहली ऐसी विक्ट्री थी, फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी किसकी? कंपनी की इंडिया के खिलाफ। मतलब इंडिया में जो कंपनी ने भाई सिराजुद्दौला की आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वॉर लड़ा और ये जीते, तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी किसकी? कंपनी की। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हमने देखा ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेना लेके भाई वो गए, फिर वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव भी आए, क्योंकि इतनी लंबी टाइम से बात चल रही थी, बस बात बनी नहीं, तो फाइनली युद्ध हुआ और युद्ध में मीर जफर को इन्होंने कान भर दिए कि तुम उसे धोखा दे दो, तो धोखे से जीते और मीर जफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, धोखा दिया, हार गए। अब भाई नवाब आपको बना दिया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया। तो ये बात बताती है बैटल ऑफ प्लासी कि भाई एक मेजर विक्ट्री थी किसकी? कंपनी की इंडिया में, इंडिया के मतलब जो है बंगाल के नवाब के खिलाफ। आया समझ में? तो अच्छा बड़े लेवल का ये वॉर था। क्यों हुआ था भाई? जब आप अच्छे से समझा रहे हैं, नवाब समझाए जा रहे थे, इतनी आपको वार्निंग दी जा रहे थे, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो बेसिकली फिर बात खत्म। वहाँ से उन्होंने इनको अरेस्ट करा, इनका वेयर हाउस सील वगैरह करा, तो यहाँ से इन लोगों को भी गुस्सा आ गई और लड़ाई जो है पर धोखेबाजी से ही ये ब्रिटिशर्स जीत गए। अब आया समझ में कौन इनका जो लीडर बना था, किसने भाई करा था लड़ाई? हमने देखा था रॉबर्ट क्लाइव। ये याद रखना, कौन जो लीड कर रहा था, लीड कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? लीडर थे भाई रॉबर्ट क्लाइव, ये याद रखना। कब? 1757 में फाइनली जो कंपनी गई थी, और किसके खिलाफ हुई थी? सिराजुद्दौला के। बैटल ऑफ प्लासी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? इतना आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाएं, अब इसे रीड करें और अभी तक ये बताओ, वो तो चलो परेशानी वशानी जो भी है, दिक्कत है, आपने लाइक किया कि नहीं किया अभी तक ये बताइए। कर दिया लाइक? चलो। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जफर मेड द नवाब। अब क्या हुआ भाई? धोखे से तो क्या हुआ? धोखे से तो जीत गए ये ब्रिटिशर्स, धोखे से जीत गए, इनको हरा दिया सिराजुद्दौला को और मीर जफर को बना दिया नवाब। जो उनको प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हें नवाब बनाएंगे, तो नवाब बना दिया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखना, कंपनी अभी भी रूल को करना नहीं चाहती, मतलब कंपनी का अभी भी मोटिव रूल करने का नहीं था, उनका बस मोटिव था ट्रेड करने का, जो कि मैंने बताया ना, अभी भी ट्रेडिंग का ही रूल चल रहा है। अभी भी उनके मन में, माइंड में ऐसा कुछ नहीं कि हमें क्या करना है,
हमें जो है कंट्री में रूल करना है, ऐसा कुछ अभी भी उनका मोटिव नहीं है। उनका जो स्टिल जो मोटिव है अभी भी बोला ना, अनविलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अभी भी वो कोई नहीं चाह रहे कि प्रशासन पूरा संभाले। हमारा तो अभी भी जो मोटिव है, जो मेन मोटिव है वो क्या है, अभी भी जो मोटिव हमारा ट्रेड का है, ट्रेड ही इनका अभी भी मोटिव है। ट्रेड क्या है, इनका मोटिव है, अभी भी रूल करने का कुछ मन नहीं है, हम तो अभी भी ट्रेड ही करना चाह रहे हैं, यही हमारा मेन है, हमें रूल का नहीं है बेसिकली। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़े तो अर्निंग हो, यही इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था। ठीक है भाई। If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. ऐसा इनका मानना था कि भाई हम क्यों टेरिटरीज को अंडर लें अपने, जब बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी उसके, हम क्या नवाब को अपने बातों में बसा के अपने अकॉर्डिंग जो है इनसे काम निकलवा के अपना फायदा उठवा के चीज़ें चल सकती है, ट्रेड बढ़िया चल रहा है, फैल रहा है, हमें रूल को अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसा टेरिटरी हमें नहीं बनानी है अभी, ऐसा कुछ इनका मन नहीं। तो यही कह रहे ना, सिर्फ अगर इन चीज़ों से हो रहा है कि बिना किसी कॉन्क्वेस्ट के, अगर जो लोकल रूलर हैं जो हमारी बातें मानने को तैयार है ना, बातें मानने के तैयार होने के साथ साथ हमें आज़ादी भी दे रहे हैं, कंसेशन भी ग्रांट कर रहे हैं, प्रिविलेजेस भी दे रहे हैं, तो टेरिटरी सेटअप करने की, मतलब अपना एरिया ऐसे अपना रूल सेटअप करने की अभी ऐसी कोई नीड नहीं है। बस अगर जो नवाब है, जो राजा है, जो लोकल रूलर है, वो हमारी सुन रहे हैं, हमारे हिसाब से चल रहे हैं, हमें अधिकार दे रहे हैं भाई, कंसेशन दे रहे हैं, हमें जो करना है करने को दे रहे हैं, मनमानी हमारी होने दे रहे हैं, तो हमें अभी कोई प्रशासन अपना रूल सेटअप नहीं करना। तो बेसिकली अभी भी ट्रेडिंग का पर्पस है। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। अब सिराजुद्दौला के बाद कौन बन गए भाई नवाब? नवाब बन गए मीर जफर, जिन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। आगे बढ़ जाए, चलो। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. अब कंपनी को ये चीज़ धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे चीज़ समझ में आती है। शुरू में तो बोलते हैं सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे बातें समझ में आती। तो इन्हें क्या समझ में आया? Soon the company discovered that this was rather difficult. उन्हें ये धीरे धीरे समझ में आया कि ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्या डिफिकल्ट हो सकता है? ये जो पपेट रूलर है, पपेट मैंने बताया था ना, कठपुतली, जो हमारे हिसाब से बोले, हमारे हिसाब से काम करे, उठे बैठे, तो ऐसे ही भाई जो पपेट नवाब है जो हमने अभी बनाया हुआ है, कौन बनाया भाई पपेट नवाब? अभी मीर जफर बनाए ना, कौन इनके पपेट नवाब? अभी मीर जफर है। तो इनका यही मानना है कि भाई जो इवन पपेट नवाब है वो भी जरूरी नहीं कि भाई कंपनी को हेल्प करे पूरी तरीके से, हमेशा हेल्प करते रहे। सही बात है ना, लालच तो किसी ना किसी में आ ही जाता है। अब जब तुम्हारे बोलते ना खून में, आदत में ही धोखा है, तो तुम दूसरे पे भी शक करोगे, और जो धोखा दे चुका है वो दूसरे के साथ भी धोखा कर सकता है। समझ में आया? जब वो अपनों के साथ धोखा कर रहा है तो तुम तो भाई ब्रिटिशर हो, तुम्हारे साथ भी धोखा कर सकता है। तो उनके माइंड में था कि जरूरी नहीं कि भाई जो पपेट नवाब है हमारे हमेशा काम आ पाए जो हम चाह रहे। After all, ऐसा क्यों? They had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भाई अब वो नवाब है, तो नवाब अपनी जो एक अच्छी इमेज, एक पॉजिटिव इमेज अपनी जनता, अपने शासन वालों के सामने तो चाहेगा, अपनी प्रजा में, जनता में, लोगों में अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट तो चाहेगा। तो रिस्पेक्ट चाहने के लिए क्या है, जनता थोड़ी पसंद करेगी अगर ये ब्रिटिश का साथ देगा, अगेंस्ट आएगी। अब ये चाह रहे जनता हमारे साथ हो, नवाब जो चाहेंगे ऑब्वियसली कि जनता मेरे साथ रहे, तो ये कहीं ये भी ब्रिटिशर्स की चीज़ों में रोक लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, जनता को खुश करने के लिए कि भाई जनता हमेशा मुझे नवाब माने, कोई मेरे अपोज ना जाए, तो भाई ब्रिटिशर्स की चीज़ों पे रोक लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। तो उन्हें डाउट हो रहा था, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही थी कि भाई आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी। भाई उन्हें डिग्निटी और कुछ सॉवरेंटी दिखा के रखनी पड़ेगी भाई, जनता के सामने अच्छा बन के रहना पड़ेगा। इफ़ दे वॉन्टेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट, अगर वो अपनी जनता से भाई रिस्पेक्ट चाहते तो उन्हें एक अच्छा बन के रहना पड़ेगा। वॉट कुड द कंपनी डू? अब भाई कंपनी फिर क्या करे? कंपनी फिर क्या करेगी जब एक तो पहले तो ऐसे रूलर थे कि भाई जो हमें ही नहीं जमने दे रहे थे, अब हमने उसको हरा दिया धोखे से, तो जो दूसरा पपेट रूलर आया है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो हमारा साथ दे। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने जो प्रजा के सामने अच्छा बनना चाहेगा। प्रजा के सामने जब अच्छा बनेगा, जब वो हमें मना करेगा किसी चीज़ के, तो प्रजा को अच्छा लगेगा कि देखो ये कितना दमदार है, इसमें कितनी दम है, ये भी हमारे पुराने नवाब जैसा है कि ये ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दे रहा। तो वही इनको चिंता होने लगी कि अब कंपनी क्या करेगी, अब कैसे क्या चीज़ें मेंटेन होगी। When Mir Zafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. अब क्या हुआ भाई, जब मीर जफर वो बोलते ना अपना
अपना असली चेहरा मीर जफर ने भी दिखा दिया, वो भी प्रोटेस्ट करे जब इनके अगेंस्ट जनता के सामने अच्छा बनने के लिए भाई कुछ हुआ होगा, कुछ बात हुई होगी, इन्होंने कुछ कंसेशन या कुछ आज़ादी मांगी होगी, मीर जो है जफर ने नहीं दी होगी जनता को दिखाने के लिए और कुछ अपने फायदे के लिए भी कि भाई हाँ दो रेवेन्यू। अब उसको लगता होगा मैं तो नवाबी बन गया, अब तो भाई देना पड़ेगा मुझे रेवेन्यू। एक आ जाता है ना प्राउड घमंड सा, ये नहीं देखा कि इन्होंने मेरी हेल्प करी, धोखाधड़ी तुमने भी दी उन्होंने भी किया, बट आखिर हेल्प तो करी। बट क्या था कि वो नहीं कर रहे थे, वो अपनी मनमानी चला रहे थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा। प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, हार गए होंगे ऑब्वियसली, मतलब कंपनी ने क्या करा, जब ये थोड़ा अगेंस्ट आने लगे तो कंपनी ने इनको हटा दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी की मर्जी से बने थे, तो कंपनी ने हटा के किसे बना दिया, अब मीर कासिम को। किसको रख लिया भाई? मीर कासिम को। अभी सबसे पहले सिराजुद्दौला थे, उनको हराया, देन भाई मीर जफर जो भाई एक धोखेबाज इंसान थे, तो मीर जफर के बाद जब मीर जफर इनके साथ भी धोखा करने लग गए, अपने के साथ तो किया ही, साथ में ब्रिटिशर्स के साथ भी धोखा किया, तो अब मीर कासिम को गद्दी पे बिठाया, अब वो नवाब बन गए। आया समझ में? क्या समझने लगे थे ब्रिटिशर्स कि भाई जो पपेट रूलर है ये भी अगेंस्ट जा सकता है, ये ध्यान रखना, और वही हुआ। तो इन्होंने बोला ठीक है, तुमको हटा के हम मीर कासिम को तुम्हारी जगह पे लाएंगे। इतना आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar, driven out of Bengal, and Mir Zafar was reinstalled. अब क्या हुआ भाई, दिक्कत पे दिक्कत, दिक्कत पे दिक्कत, चीज़ें हमेशा सही रहे ज़रूरी नहीं ना। जब मीर कासिम ने भाई, उन्होंने भी एक तरीके का कुछ वो दिखा दिया अपना रंग बेसिकली, तो ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन द बैटल फॉट एट बुक्सर। भाई जो बुक्सर में बैटल हुई थी, बुक्सर में कौन सी बैटल हुई थी? 1764 में बुक्सर में जो बैटल हुई थी, वहाँ भाई वो हारे, ठीक है। तो भाई अब क्या, वो बंगाल से बाहर कर दिया उनको, एक तो तुम्हें बनाया, ठीक है, ऊपर से तुम भी फिर वही है, बोलते ना कि अपने रंग दिखा रहे हो, अपना असली चेहरा दिखा रहे हो, फिर लड़ाई में भाई हरा दिया। बैटल जो बुक्सर में हुई थी कब? 1764 में, तो बंगाल से ही बाहर निकाल दिया, और फिर वापस से मीर जफर को रीइंस्टॉल, मतलब कोई वो चिप नहीं जो रीइंस्टॉल करा, मतलब वापस से मीर जफर को गद्दी पे बिठा दिया, यानी नवाब बना दिया। इतना आया समझ में कि पहले मीर जफर ने भाई नाटक करे तो उसको हटा दिया, तो मीर कासिम को बना दिया, फिर मीर कासिम ने ज़्यादा नाटक करे तो उनको तो भाई बंगाल से हटवा दिया, और मीर जफर को वापस से ले आए। ये मीर जफर और मीर कासिम में कंफ्यूज मत होना। The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of trade and its other expenses. अब पहले तो ये होता था ना कि कंपनी, अगर आप रूल कर रहे हो, रूल भी नहीं बोलेंगे, अगर आप ट्रेड के लिए हमारे एरिया में आए हो तो आप हमें रेवेन्यू पे करो, ऐसा तो सिराजुद्दौला या अदर नवाब कहते थे। बट अब मामला उल्टा हो चुका था। अब उल्टा क्या हो गया था? क्यों? क्योंकि इनकी चल रही थी ना, ये तो पपेट रूलर थे। अब जब पपेट रूलर है तो पपेट रूलर को भी कि भाई अब तुम गद्दी में बैठना चाहते हो, तुम्हें जनता के सामने अच्छे बने रहना है ना, चुपचाप से अब तुम हमें 5 लाख पे करो। तो अब जो भाई ब्रिटिशर्स को पे करना था तो वो तो पे कुछ नहीं कर रहे, उल्टा जो है राजा से मांग रहे हैं कि अब तुम हमें पे करो क्योंकि तुम हमारे पपेट रूलर हो। तो कितना मांग रहे थे भाई? नवाब को कहा था कि आपको 5 लाख हर महीने हमें देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और क्या है, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। अब कंपनी क्या चाह रही थी? और भी भाई हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए, क्योंकि वॉर वगैरह, लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह फाइनेंस करने के लिए। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस, और भी कोई ट्रेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, खर्चे, वो क्या चाह रहे थे? ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे खींचे, किससे? नवाब से। मतलब पहली सिचुएशन कैसी थी? जब भाई अच्छे खासे नवाब थे, ईमानदार नवाब थे, तो वो चाहते थे भाई आप हमें रेवेन्यू दो, बट कंपनी दे नहीं रही थी, जो ब्रिटिशर्स है वो दे नहीं रहे थे, हरा दिया। अब अपना जो पपेट, अपना कठपुतली बिठा दी, कौन? मीर जफर आ गया, फिर मीर कासिम आ गया, फिर मीर जफर आ गया। तो मीर जफर तो इन्हीं का आदमी है, इन्हीं के लिए काम कर रहा है, तो उल्टा बोल दी कि अब तुम्हें नवाब हमने बनाया ना, तुम उल्टा हमें 5 लाख हर महीने चुपचाप से पे करोगे। और ये पैसा भी कम पड़ता था, क्यों? क्योंकि भाई इन्हें अपने एक्सपेंसेस और ट्रेड के लिए चाहिए पड़ता था। It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Zafar died in 1765, the mood of the company had changed. अब क्या हुआ कि भाई वो चाह रहे थे कि इतने से काम नहीं बनेगा, हमें खर्चा बहुत हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया बनाना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे हैं हमारा एरिया हो। तो मीर जफर कब मरा? 1765 में। और कंपनी का मूड क्या हुआ? चीज़ों को लेके चेंज हुआ। आगे बढ़े, चल। Having failed to work with puppet nawabs, Clive declared, "We must indeed become nawabs ourselves." अब मैंने बताया ना कि इनको ये क्या लगने लगे कि जो पपेट नवाब हैं ये भी ना ढंग से काम नहीं कर रहे हमारे लिए, ये भी कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाते, गद्दारी करते हैं ना, ये भी बड़ा इतराते हैं, इनको हमने नवाब बनाया है, ये भी बड़ा इतराने लग जाते हैं। तो अब किसी पे भरोसा करना ज़रा सा क्या है, मुश्किल है। तो ये बोला ना इन्होंने, क्या है यहाँ पे लास्ट की लाइन में हमने पढ़ा ना कि जब मीर जफर मर गया और इनका लालच भी बढ़ रहा था, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हथियाना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सके और अपना खर्चा चला सके। तो भाई इनका मूड क्या चेंज हुआ? इनका मूड ये चेंज हुआ
कि अभी जो पपेट नवाब है हमारे कोई खास काम नहीं आ पा रहे हैं, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। वो कह रहे हैं कि हमें अब खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, अब हम खुद ही अपने लिए मतलब अपने को अपने आप बनाएंगे, क्योंकि अभी दूसरों की हेल्प लेके या दूसरों को नवाब बनाने से कुछ नहीं हो रहा है, कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो हम में से कोई एक या हमें को नवाब बनना पड़ेगा। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. अब क्या हुआ, ज्यादातर राज्य जो हमने देखा ना, मुगल एम्परर का ही पूरा एरिया उन्होंने घेर रखा था, तो मुगल एम्परर का एक अपना ग्रेट रूल चल रहा था, मतलब वो टॉप पे थे, वो महाराजा जैसे समझ लीजिए। मतलब कंट्री में छोटे मोटे तो शासन चल रहे हैं, बंगाल या अपना अपना एरिया वाले राजा है, बट जो मेन राजा है वो मुगल था, अभी मुगल ब्रांड चल रहा था, बेसिकली मुगल डायनेस्टी चल रही थी। तो 1765 में मुगल ने क्या करा, मुगल एम्परर ने कंपनी को एक वो क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया कि भाई अब आप जो है बंगाल को संभालोगे, बंगाल के दीवान अब आप बन जाओगे, मतलब आप संभालोगे रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड सारा सब कुछ आप देखोगे, जो भी अर्निंग होगी वो आपके हिसाब से आपके पास रहेगी। तो जो भी बेसिकली जो नवाब करते थे, नवाब तो कोई रहा नहीं, तो कंपनी को मुगल एम्परर ने क्या बनाया, दीवान बना दिया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब दीवानी मिली, दीवानी कोई वैसी दीवानी नहीं, दीवान एक पोस्ट जैसा वो कह लीजिए, तो वो मिले, तो दीवान में जो दीवानी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, जिस दीवानी का मतलब पोस्ट उन्हें मिली, तो उसके कारण क्या था, कंपनी को बहुत सारे फायदे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था बंगाल से। अब क्योंकि सारा पूरा उन्हीं के अंडर था ना, अभी तक तो नवाब बीच में आ जाते थे तो कुछ उन्होंने रखा कुछ इन्हें दिया, नहीं, अब पूरा इनके पास था, इन्होंने बना लिया ना खुद को दीवान वहाँ का बंगाल का, तो खूब अब पैसा वैसा रिसोर्सेज इनको मिलने लग गए। This solved a major problem that the company had earlier faced. अब जो मेजर प्रॉब्लम कंपनी को फेस हो रही थी, कौन सी प्रॉब्लम कंपनी को फेस हो रही थी, मुझे अभी के अभी कमेंट में आप बताइए। अभी तक बहुत देर से मैंने कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि मैं चीज़ों को अच्छे से समझाना चाह रही थी। अभी फटाफट से मुझे बता दो कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी, फटाफट से कॉमेंट में मुझे बता दो, गलत सही एक लाइन में बताओ, एक वर्ड में बताओ, डजेंट मैटर, बट आंसर करिए प्लीज़, बताइए। याद है कि भूल गए, याद होना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम फेस करी थी भाई, यही थी ना कि भाई नवाब पहले रेवेन्यू मांग रहे हैं, टेरिटरी नहीं बनाने, जो है अपना एरिया नहीं बढ़ाने दे रहे हैं, साथ में क्या करें, कॉइन्स पेमेंट नहीं करने दे रहे हैं, ऊपर से क्या हुआ, जो अपने पपेट राजा बिठाए, नवाब बिठाए, तो वो भी गद्दारी कर रहे हैं, वो भी कोई ढंग से काम नहीं कर रहे, ना पे कर रहे हैं। तो अब ये सारी प्रॉब्लम, ये टेंशन जो बोलते हैं ना बीच का, मिडिल मैन अब एंड ही हो गया, मतलब बोलते हैं ना कि हमें कुछ खरीदना है, तो बीच का जो आदमी मतलब ब्रोकर है, तो पहले ब्रोकर को पे करो, फिर ब्रोकर उसको बताएगा, तो फिर वो ब्रोकर को पे करेगा, तो ब्रोकर हमें देगा, तो हमें बढ़ के कुछ हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे ही ब्रोकर जो बीच का मिडिल मैन वही हटा दिया, खुद ही जो है रेवेन्यू बढ़िया से तरीके से रिसोर्सेज अब अर्न हो रही है, कोई टेंशन ही नहीं नवाबों की, ना किसी नवाब से इजाज़त लेनी है, ना हम किसी से कुछ लेंगे ना देंगे, हम खुद ही अपना पूरा संभालेंगे। तो बेसिकली ये जो सारी दिक्कतें थी ना, ये खत्म हो गई, बीच के कांटे बेसिकली सब हट गए। आया समझ में, आगे बढ़े और आप बता दीजिए लाइक करा कि नहीं करा, लाइक करा कि नहीं करा ये बता दीजिए। From the early 18th century, its trade with India had expanded. अर्ली 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में क्या हुआ, शुरुआती 18वीं शताब्दी में जो इनका ट्रेड है इंडिया से बढ़ने लग गया। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब इन्हें क्या करना पड़ता था भाई, जो भी गोल्ड एंड सिल्वर ये जो कहाँ से, ब्रिटेन से लाते थे, उनके थ्रू क्या करते थे, इंडिया से सामान खरीदते थे, लिखा है ना, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन से जो भी गोल्ड एंड सिल्वर आते थे, तो वो जो गुड्स है इंडिया से खरीदते थे। इंडिया से क्या गुड्स, मेजरली सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, जो कम दामों में यहाँ खरीदा और महंगे दामों में यूरोप में बेचा। तो यहाँ खरीदने के लिए भी तो कुछ पे करेंगे, तो क्या करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रू पे करते थे और वहाँ पे महंगे दामों में बेचते थे। तो अब जो इम्पोर्टेड था वो उनको मतलब चीज़ें कैसे चलती थी, जो ट्रेड इनका बढ़ रहा था इंडिया से, तो कैसे बढ़ रहा था भाई, गोल्ड ये लोग देते थे, गोल्ड सिल्वर इंडिया वालों को देते थे और इंडिया वाले ने प्रोडक्ट देते थे। This was because at this time Britain had no goods to sell in India. ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन के पास ऐसा कोई खास गुड्स नहीं थे कि वो इंडिया में सेल करे, तो इसलिए उन्हें गोल्ड और सिल्वर पे डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि उनके पास खुद कुछ प्रोडक्ट नहीं है खास कि भाई वो जो इंडिया में बेचे तो कुछ अर्निंग हो, तो गोल्ड सिल्वर मंगाते थे, वहाँ से इम्पोर्ट कराते थे, ताकि जो है गोल्ड सिल्वर लेके भाई इंडिया वालों को पे तो करना ही है, उनसे सामान खरीदे। The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. अब क्या हुआ, जो गोल्ड कहाँ से आउटफ्लो होता था, आउटफ्लो और इनफ्लो का मतलब, आउटफ्लो का मतलब वो होता है कि जैसे जाना, बाहर जाना,
मैं बोलूँगी मेरे कंट्री से आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, मतलब मेरी कंट्री से जो गोल्ड जा रहा है, बाहर जा रहा है, भाई एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये जो आउटफ्लो है गोल्ड का, ब्रिटेन से जो बाहर जाता था ना गोल्ड, इंडिया में आता था ताकि ये लोग पे कर सकें जो ब्रिटिशर से, और फिर सामान खरीद सके, तो ये अब क्या हो गया, स्लो हो गया। कब स्लो हुआ? बैटल ऑफ प्लासी के बाद। क्यों बैटल ऑफ प्लासी के बाद स्लो हुआ? आपको कुछ आइडिया, कुछ आप खुद अपना माइंड यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आइडिया लगाइए, चलिए फटाफट से, कुछ आपको हल्का फुल्का कुछ समझ में आ रहा हो कि ऐसा क्यों, बताइए। ऐसा इसलिए ना कि प्लासी जो बैटल हुआ उसके बाद भाई पपेट राजा रख लिए, पपेट राजा से कुछ अर्निंग करने लग गए, देन फिर खुद ही दीवानी मिल गई इनको, तो इनके पास पैसा आने लग गया था, हमने देखा था ना, काफ़ी ज़्यादा पैसा या बेसिकली कह लीजिए रिसोर्सेज इनको मिलने लग गई थी। तो अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो आउटफ्लो ऑफ कैश, वो मतलब सॉरी गोल्ड, कम हो गया एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। और जब दीवानी मिल गई तब तो पूरी तरह से गोल्ड इंपोर्ट होना बंद ही हो गया, मतलब अब गोल्ड की जरूरत नहीं थी, गोल्ड दो फिर सामान खरीदो, अब इनके पास खुद ही पैसा रहता था। कोई आया, किसी से कुछ मसाले सामान लेना है तो उसको अपना पैसा जो दीवानी से हासिल हो रहा है, जो भाई मिल रहा है रिसोर्सेज बंगाल के, उससे पे करो, बढ़िया, अब हम क्यों अपनी कंट्री से मंगवाए या ले, हमारे पास यही कमाई हो रही, यहीं की कमाई से यहीं के लोगों को भाई क्या करो, यहीं के लोगों का सामान खरीदो। बताओ जरा कितना मतलब फ़ायदा उठा रहे थे, बहुत भयंकर तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे। समझ में आया? देखो क्या हो रहा है, अगर इन्हें इंडिया के साथ ट्रेड करना है, इंडिया के साथ क्या ट्रेड कर रहे हैं भाई, इंडिया वालों से मसाले खरीद रहे हैं, सिल्क खरीद रहे हैं, कॉटन खरीद रहे हैं। अब खरीद रहे हैं दैट मीन्स ये जो ब्रिटिशर से पैसे देंगे ना, फ्री में तो नहीं मिलेगा। अब क्या हो रहा था, ये लोग भाई इनके पास पैसे तो नहीं, बट ये अपना गुड्स यहाँ बेचते थे, तो जो अर्निंग होती थी उससे खरीद लेते थे इंडिया के गुड्स। अब भाई ऐसा कुछ भी बचा नहीं था इनके पास खास की गुड्स जो इंडिया में बेचे, तो ये क्या करते थे, गोल्ड वहाँ से मंगाते थे, गोल्ड और सिल्वर पे करते थे इंडियंस को, जो ट्रेडर्स हैं इंडियंस, और उनसे खरीदते थे भाई स्पाइसेस हो गया, कॉटन सिल्क हो गया, और अपनी कंट्रीज़ में और भी कोई प्रोडक्ट हो गए बेचते थे। अब भाई इनके पास क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी, युद्ध ये लोग जीत गए, साथ में दीवानी भी मिल गई। अब जब ये सब मिल गया तो यानी इनके पास ऑलरेडी यहीं से ही अपने भाई बंगाल से ही पैसा जनरेट हो रहा है, खूब रिसोर्सेज मिल रही है, पैसा मिल रहा है, धन दौलत हो रही है, तो खजाने में पैसा ही पैसा है, तो फिर ये अपनी जगह से क्यों मंगवाएंगे। अब वो क्या करते हैं, यहीं का पैसा, यहीं के पैसों से यहीं के प्रोडक्ट खरीदते थे और वहाँ जाके हायर प्राइसेस में खरीदते थे, मतलब बेचते थे। समझ में आया? मतलब आपको आपका कुछ नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा, आप यहीं के इंडिया के ही पैसों से इंडिया के ही प्रोडक्ट खरीद रहे हो और अपना जो है यूरोप में जाके महंगे दामों में बेच रहे हो, तो कमाई अलग वहाँ से हो रही है। फायदा देखो, यहाँ कोई खर्चा कुछ नहीं हो रहा, बट वहाँ से फायदा और मिल रहा है, आप महंगे दामों में वहाँ बेच रहे हो। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं। तो एक कंप्लीटली जो गोल्ड का जो देते लेना था वो कंप्लीटली दीवानी के बाद खत्म हो गया था। क्यों? दीवानी के बाद तो काफ़ी पैसा इनके पास आ गया था, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कुछ रेवेन्यू पे करने की टेंशन नहीं, खुद ही दीवान बन गए, नवाब का भी कोई चक्कर नहीं, तो सब जो अर्निंग होती थी इनके पास जाती थी। यही अर्निंग से वो जो गुड्स खरीदते थे इंडिया के और भाई बाहर बेचते थे, वो भी महंगे दामों में। चलो, नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो भाई अर्निंग हो रही थी वो आराम से इंडिया में जो हो रहे थे खर्चे, जो कंपनी के खर्चे हो रहे थे, आराम से भाई उठा पा रही थी, भाई कमाई हो रही ना बढ़िया यहाँ से। These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta। क्या फायदा मिलता था इनको भाई, जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करें, जो पैसा मिल रहा है ना दीवान वगैरह से, दीवानी से जो पैसा मिल रहा है, तो भाई कॉटन सिल्क खरीदा है ना, इनके टेक्सटाइल खरीदे और बाहर बेच रहे हैं, है ना, इंडिया से, और कंपनी के जो खर्चे हैं, जो मिलिट्री कंपनी के खर्चे हैं, उनको मेंटेन भी इसी पैसों से हो जा रहा है। फिर अगर जो अपनी कंपनी के लिए किला बनवा रहे हैं, ऑफिसेस बनवा रहे हैं कलकत्ता में, सब जो है यही के रेवेन्यू से बढ़िया इनका सब काम चल रहा था। मतलब इनको अपनी तरफ से कुछ लगाना ही नहीं पड़ रहा था, इनका जो लोगों से, जो जगह से दीवानी आ रही थी, रेवेन्यू मिल रहा था, उसी से इनका काम चल जा रहा था। कंपनी का खर्चा, किले का खर्चा, सेना का खर्चा, मिलिट्री ट्रूप्स का खर्चा या सामान खरीदने का खर्चा, सब हो रहा था बढ़िया, सब यहाँ से निकल जा रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। ऊपर से यहाँ से जो सामान खरीद रहे थे वहाँ जाके अलग महंगे दामों में बेच रहे थे, तो वहाँ से अलग कमाई हो रही थी। तो आप सोचिए कितने ज़्यादा, मतलब बोलते ना हाथ पूरे घी में, कितना ज़्यादा फायदे में थे। आया समझ में कैसे लूट रहे थे हमारे इंडिया को धीरे धीरे। आगे बढ़े, अब ये बताओ आपने लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। चल, द नवाब कंप्लेंट्स, जो हमने देखा था नवाब जब थे, जब अब तो खैर हट गए, अब तो रेवेन्यू अन हो रहा है, तो आपके बुक में जो दिया है पिंक करके ब्रैकेट में पूरा इन्फॉर्मेशन है, वो रीड करते हैं कि नवाब की क्या कंप्लेंट थी
In 1733 the Nawab of Bengal said this about the English traders. भाई इन्होंने क्या कहा था इंग्लिश ट्रेडर्स के बारे में, ये हमें पढ़ते हैं, चलो जानते हैं इसके बारे में। वैसे तो नवाब का स्टोरी एंड हो चुकी है, क्यों? क्योंकि भाई हमने देखा कैसे रेवेन्यू, अब इनको दीवानी मिल गई, भाई नवाब कोई रहा नहीं, पपेट रूलर भी कोई रहा नहीं, बट इनकी जो इन्फॉर्मेशन है जो बुक में दी है वो पढ़ना जरूरी, पता तो चले लिखा क्या था। तो जो नवाब के बंगाल है उन्होंने क्या कंप्लेंट्स डाली थी? When they first came into the country, they petitioned the then government in a humble manner for liberty to purchase a spot of ground to build a factory house upon. मतलब कह रहे हैं कि जब शुरू में ये लोग आए, जब पहली बार ये लोग कहाँ आए, हमारी कंट्री में आए, तो इन्होंने बस जस्ट एक हम्बल से, बहुत प्यार से, मैनरफुली, रिस्पेक्ट से, बहुत ही इज्जत से हमसे रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी? कि भाई हमें क्या थोड़ी से एक छोटा सा हिस्सा ग्राउंड का खरीदने की आज़ादी दे दो, हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग के लिए फैक्ट्री सेटअप करेंगे। मतलब मैं आई, मैं ब्रिटिशर हूँ, मैं बड़े अच्छे से आपके पास आ रही हूँ कि आप लोग ना मुझे छोटा सा एक लैंड दीजिए, मैं बहुत आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि अर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मुझे क्या अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी, तो छोटे से लैंड में मैं अपनी फैक्ट्री सेटअप करूँगी, उसकी मुझे क्या करिए, परमिशन ग्रांट करिए। ठीक है भाई। Which was no sooner granted, but they built a strong fort, surrounded it with a ditch, which has communication with the river, and mounted a great number of guns upon the walls. अब ये बोलने लगे कि हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको परमिशन ग्रांट करने में, वो तो हमने दे दी, बट इन्होंने क्या हरकतें करना शुरू कर दी कि इन्होंने अपना एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना एरिया बनाना शुरू कर दिया, और रिवर और माउंट, मतलब रिवर क्या करा, विद द रिवर, मतलब कम्युनिकेशन शुरू हो गया उनका, ओशन वहाँ पे सी रिवर के थ्रू, जो सी रूट के थ्रू इनका आवन जावन आना जाना शुरू हो गया। एंड माउंटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन द वॉल, और अपनी जो दीवारों पे, जो अपना बनाने लग गए ना एरिया, धीरे धीरे घेरने लग गए, तो दीवारों पे वैसे गन्स वगैरह रखने लगे। क्या रखने लग गए? नंबर ऑफ गन्स, है ना, कि कैसे क्या कोई कुछ करे ना, तो अपना जो है अपने आप को सेव करने के लिए बेसिकली, तो अपना जो है गार्ड पर्पस से, सेफ गार्ड पर्पस से अपनी मनमर्जी की चीज़ करने लगे। जबकि हमसे इन्होंने फैक्ट्री के लिए चीज़ें मांगी थी, एक जरा सी जगह दे दो फैक्ट्री सेटअप के लिए, बट ये लोग क्या करने लगे थे, इन्होंने बड़ा सा स्ट्रॉन्ग किला बना लिया, सराउंडेड इट विद अ डिच विच हैज़ कम्युनिकेशन विद द रिवर, मतलब ऐसी जगहों से कम्युनिकेट, मतलब एरिया से घेर लिया जहाँ पे पानी वानी है, वहाँ पे खुद को ऐसा अपना किला बना लिया बढ़िया उस जगह पे। साथ में क्या करा, खुद के किले के आसपास गन्स वगैरह भी रख दी किले की दीवारों में, धीरे धीरे घेर रहे हैं। ठीक है। They have intensed several merchants and other to go and take protection under them, and they collected a revenue which amounted rupees 1 lakh. They rob and plunder and carry great number of the king's subject of both sexes into slavery into their own country. अब वो ये भी कह रहे हैं कि कैसे इन्होंने क्या करा, they have intensed several merchants and other to go and take protection under them, and they collected revenue which amounts of rupees 1 lakh. मतलब जो दूसरे जो और भी मर्चेंट्स थे, जो भी थे, किसी को मतलब अपना रूल वो करा, सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया, सब कुछ क्या था अपने अंडर ले लिया, अपने प्रोटेक्शन ले लिया, और भाई रेवेन्यू चार्ज करने लगे, रेवेन्यू अर्न करने लग गए। कितना? 1 लाख रुपये का इनका रेवेन्यू अर्न होने लग गया। साथ में क्या करने लग गए लोग, रोप करने लग गए, धीरे धीरे कैसे कैसे चोरी चकारी होने लग गई, चीज़ें छीनने लग गए, और ग्रेट नंबर ऑफ किंग सब्जेक्ट, मतलब कैसे कैसे राजा महाराजाओं की चीज़ें उनको अपना हथियार है, कैसे कैसे अधिकार जता रहे इस टाइप से, और भाई हर टाइप के लोगों को अपनी कंट्री में भेज रहे हैं स्लेवरी करने के लिए, मतलब जो यहाँ के इंडिया के जो जनता है, जो औरत हो या आदमी हो, वहाँ अपनी कंट्री में भेज के वहाँ गुलाम बना रखा है, इनको दास बना रखा है। तो आप ये बताइए कितना गलत है कंप्लेंट। मतलब आप सोचिए ना, आपने छोटे से लैंड से शुरुआत करी, आपने मांगा छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, बट आपने तो यहीं के लोगों को दास बना दिया, स्लेव बना दिया, अपना जो है किला बना दिया, सब कुछ अपने आसपास घेर लिया, और खुद ही कमाई कर रहे हैं। रेवेन्यू 1 लाख का आपका लगभग हो रहा है, तो सारा आपने अपने अंडर ले लिया, टेक ओवर कर लिया बेसिकली। तो ये कंप्लेंट थी नवाब की। हमने देखा इसी के कारण इस प्रॉब्लम के चलते बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसको भाई धोखाधड़ी से लोग जीत गए, और रिजल्ट क्या निकला, फाइनली इनका भाई रूल स्थापित धीरे धीरे हो रहा था, बट अभी भी इनका पर्पस क्या था, ट्रेड का था। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? हम क्या पढ़ रहे थे भाई, बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ लिया कि कैसे नवाब्स को हरा के फाइनली ये अपना रूल सेटअप करके बैठे हैं, और बढ़िया यहीं के पैसों से, इंडिया के पैसों से क्या कर रहे हैं, अपना खर्चा उठा रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं, ऊपर से जहाँ का यहाँ का सामान है, यहीं का सामान इंडिया के पैसों से ही खरीद रहे हैं, इंडिया का ही सामान बेच रहे हैं अपने कंट्रीज़ में, अपने जो है यूरोप में, और क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे करके इन्होंने ऐसी चीज़ें करी, रंग बदला, अपने रंग दिखाए, ढीठपना दिखाया बेसिकली, और देखो तभी तो फिर धीरे धीरे, अभी तो पढ़ोगे, अभी तो इतना ही सुन के गुस्सा आ रहा है, तो अभी धीरे धीरे पढ़ोगे तो पता चलेगा। आया समझ में? कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स।
Nawab. What did it mean to be Nawabs? It mean of course that the company acquired more power and authority. अब जब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स कहते हैं जिन्हें, वो नवाब्स बन गए यानी नवाब बन गए, तो what did it mean to be नवाब? भाई नवाब बनने का से मतलब क्या समझते हैं आप, देखते हैं. It meant of course that the company acquired more power and authority. इसका मतलब ये कि कंपनी के पास पावर आ गई है क्योंकि नवाब बन गए और कंपनी के पास अथॉरिटी आ गई है, जो चाहे अब कंपनी करे उनको पूरा हक है. But it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like नवाब्स. अब प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई ठीक है, जो जिसने लिया है, जिसने अंडर लिया है, तो चलो वो नवाब बने बैठे हैं, तो ठीक है, समझ में आता है. बट इसका मतलब और चीज़ भी हो गया. क्या हो गया कि हर कंपनी के जो सर्वेंट है, जो कंपनी में हैं, वो खुद को नवाब की तरह ट्रीट करने लगे. वो ऐसा समझने लगे कि हम भी नवाब हैं. After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company officials. अब जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो भाई जो एक्चुअल नवाब्स थे, जो वहाँ रहते थे बंगाल में, नवाब बने हुए थे, उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ा, अपना लैंड, अपना एरिया, बहुत सारा मनी भाई पर्सनल गिफ्ट के तौर पे कंपनी ऑफिशियल्स को देना पड़ता था. क्यों भाई? तो यही बात है कि कैसे कंपनी ऑफिशियल्स धीरे धीरे नवाब बने. तो बैटल ऑफ प्लासी तो ये जीत गए. फिर जो इन्होंने अपने पपेट नवाब बनाए, तो देखा था ना कि कैसे मीर कासिम, वो जो मीर जफर थे, उनको कहा 5 लाख आप पर मंथ मतलब हमें दो, साथ में क्या है बढ़िया अपना जो है हमें प्रिविलेज दो, आज़ादी दो. बट वही है ना, धोखाधड़ी करके फिर फाइनली इन्होंने सोचा कि हम ही नवाब बन जाते. तो बेसिकली नवाब का मतलब ये लोग क्या करने लग गए थे कि धीरे धीरे अथॉरिटी पावर तो ले ही रहे थे, यहाँ से मनी भी ले रहे थे, बट इन्होंने और चीज़ भी निकाली. क्या समझा, क्या करने लग गए कि भाई जो हर कंपनी का जो भी है, ईच कंपनी सर्वेंट जो कंपनी में काम कर रहा है, वो खुद को नवाब की तरह ऐसे देखने लग गया कि भाई मैं भी नवाब हूँ. आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in India. भाई जो रॉबर्ट क्लाइव थे, खुद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाई करी. He had come to Madras, now चेन्नई, from England in 1743 at the age of 18. वो खुद मद्रास जब आए थे लगभग 18 साल के थे. When in 1767 he left India. जब 1743 में आए थे और 1767 में भाई उन्होंने इंडिया छोड़ा, तो लगभग 43 से आप 67 लगा लो, तो 43 से 63 यानी 20 साल, 20 ईयर्स प्लस आप 7 मतलब 4 और ऐड कर लो, यानी 24 ईयर्स लगभग. कितना? 24 ईयर्स लगा लीजिए आप. तो 24 ईयर्स के बाद क्या हुआ, जब उन्होंने इंडिया छोड़ा तो उनका कितना वर्थ था? उनका वर्थ था, ये यूरोज है. क्या है ये? यूरो. ये यूरो है या पाउंड ऐसा बोल देते हैं. 401102 मतलब 4,01,102 इनका जो है यूरोज में अर्निंग. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious about his vast wealth. अब क्या हुआ था कि जब ये कब बने थे, मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे ये जब आए और यहाँ पे आके इनकी जाते जाते इतना ज़्यादा इनके पास वेल्थ कैसे हुई. थोड़ा सा मतलब बात डाउट की बनती है कि ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इन्होंने कमाई कर ली. तो इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड, जब वो गवर्नर बने किसके, बंगाल के, 1764 में, उन्हें बोला गया कि भाई आप जो करप्शन कर रहे हैं, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. ये कहा कि भाई आप जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन चल रहा है, इनको आपको हटाना है. भाई हमें जो है वो नहीं चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा गैर कानूनी चीज़ें, ऐसा गलत सलत कुछ नहीं चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान दो. बट उल्टा उन पे ही खुद ध्यान दिया गया, उनको ही क्रॉस एग्जामिन किया गया. कब? 1772 में. किसने करा? भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस चीज़ पे ध्यान दिया. और उनकी जो इतनी मैसिव वेल्थ है, जो इतनी ज़्यादा कमाई है, इतनी ज़्यादा इनकी संपत्ति बनी हुई है, इतना जो इनके पास पैसा है, ये कैसे आया? क्योंकि इन्हीं को काम दिया था कि भाई आप नज़र रखिए कि कंपनी में कोई गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहा, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा. बट उल्टा खुद इन पे इस बात का क्या लगा, इस बात का इन पे कोई थोड़ा सा सस्पेशन मतलब सस्पिशियस मतलब डाउट हुआ इन पे कि इनके पास इतनी वेल्थ कहाँ से आ गई 24 सालों में. आया समझ में? मतलब बेसिकली इनको किस चीज़ के लिए रखा और किस चीज़ की बात हो रही है, किस लिए बोल रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव के लिए, कि इनके पास इतनी वेल्थ कहाँ से. तो भाई जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो थोड़ा इस चीज़ को लेकर डाउट में थी. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. अब क्या हुआ, जब भाई इनको सस्पेशन, इन पे मतलब डाउट करा गया, इन चीज़ों को लेके सस्पिशियस थे जो गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग, तो फाइनली क्या होता है, फिर वही चीज़ें होती है, अरेस्ट करना, ये सब करना. तो क्या हो गया, उन्होंने भाई खुद का सुसाइड कर लिया, मतलब उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. बट हर कंपनी का जो मेंबर, जो ऑफिशियल्स आए, गवर्नर जनरल्स आए, हर कोई भाई क्लाइव की तरह पैसा बनाने में
वो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब जो इन्होंने अर्न करा धोखेधड़ी जैसे भी करके, तो कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना क्लाइव ने अर्न करा। मैनी डाइड ऑन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीज एंड वॉर। भाई बहुत से लोग जो थे इंडिया में चाहे वॉर के कारण हो या किसी बीमारी के कारण हो मर चुके थे। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। और ये एग्जैक्टली ऐसे सही भी नहीं होगा कि हम ये कहें कि हर कोई डिसऑनेस्ट था, हर कोई करप्ट था, जैसे हमने देखा ना इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का हमें पता चला। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life। मतलब जितना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ये लूटपाट ये मचा रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे, करप्शन पे करप्शन था। हर इनमें से जो भाई जो थे जनरल्स, जो कह लीजिए ऑफिशियल, ज़रूरी नहीं कि सब ऐसे ही हो, डिसऑनेस्ट हो, डिसलॉयल हो सबका, बट ये एम रहता है कि भाई हम क्या करें, हम अच्छे बैकग्राउंड से आए तो हमारा क्या हो, एक डिज़ायर यही रहती है कि थोड़ी बहुत कमाई हम कर लें इंडिया से, ताकि जो हम ब्रिटेन में जाके कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। आया समझ में? हर कोई इनकी तरह करप्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। आगे बढ़े। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches। अब जो भाई जो मरे नहीं, जो ना वॉर में मरे ना वैसे मरे नेचुरल डेथ, और जो आराम से क्या करें वापस अपनी कंट्री में चले गए, तो उन्होंने जो भाई अपनी वेल्दी लाइफ थी बढ़िया अच्छे से जी, फ्लॉन्ट करी अपनी रिचनेस, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कमा के गए थे, बहुत कमा के गए थे। अब जो रॉबर्ट क्लाइव तो क्या उन्होंने सुसाइड कर लिया, बट जो बाकी हैं जो सक्सेसफुल हो पाए कि भाई कमाई भी कर लिए और जो अपनी कंट्री में भी चले गए तो बढ़िया ज़िंदगी जी रहे थे। They were called Nawabs and Anglicized version of the Indian word नवाब। अब मतलब इसीलिए उनको नवाब्स कहा जाता था। जो हम बोल रहे थे कि हर सर्वेंट जो यहाँ का था कंपनी का, वो खुद को नवाब क्यों समझने लगे थे, क्योंकि भाई कमा के जाते थे और वहाँ पे ऐसी लाइफ जीते थे मस्त लेविश, तो इसीलिए उन्हें नवाब्स बोलते थे। और एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ये नवाब वर्ड का इंग्लिसाइज्ड वर्जन है। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons। अब क्या था भाई, क्या था, वो क्या करते हुए दिखते थे ज़्यादातर? They were often seen as upstarts and social climbers in British society। मतलब अपनी ब्रिटिश सोसाइटी, जो उनकी सोसाइटी जब वो गए थे, जिनको हम नवाब्स बोल रहे हैं, अपना काम बढ़िया से करते थे, मतलब एक शुरुआती स्टार्ट कह लीजिए बेसिकली। एंड वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। मतलब वही प्लेज एंड कार्टून्स में उनका उन चीज़ों को लेकर उनके बारे में पिक्चर्स में बनाया जाता है, फन टाइप का हुआ जाता है। आया समझ में? हम क्या देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने लाइफ जी, और वहाँ जाके अगर कोई जा पा रहा है तो भाई किस तरीके से अपना रिच लाइफ फ्लॉन्ट कर रहा है। आया समझ में? इसी के साथ आपका जो टॉपिक है कौन सा, पार्ट सेकंड, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट एंड होता है। हमने बैटल ऑफ प्लासी को बहुत अच्छे समझा, जो कि क्या था, जो कि बड़ा ही मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट था, जिसको दोबारा आप देखना, अगर समझ में ना आए वैसे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे समझाया कि कैसे जो है नवाब ने अपोज करा, बट जब दोनों ही पार्टी नहीं मान रही थी, ना रॉबर्ट क्लाइव की सेना ना ये लोग ब्रिटिशर्स, कोई नहीं मान रहा था, तो लड़ाई हुई, बट फाइनली हार गए। देन सारा सब कुछ अंडर ब्रिटिशर्स के आ गया। अभी भी उनका पर्पस ट्रेड करना था, काफ़ी अर्निंग उनकी हो रही थी। अब जो अर्न करके जा पा रहे थे तो बढ़िया रिच लाइफ कहाँ जीते थे, अपनी कंट्री में, और जो नहीं थे तो जैसे हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव पे किसका इल्ज़ाम लगा था भाई कि आप करप्ट हैं ये वो, और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ये सब चीज़ें जानी। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि कंपनी ने अपना रूल कैसे एक्सपांड करा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।